22nd problem. Calculate the mean free path of CO2 at 27 degrees centigrade and the pressure of this. Molecular diameter is this. देखिए, mean free path for CO2. मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, यह पूछा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और प्रेशर है 10 to the power -6 mm. मॉलिक्यूलर डायमीटर is 460 picometer. This is diameter. सबसे पहले जो हमें डिटरमाइन करना है उसका एक्सप्रेशन लिख लिया जाना चाहिए. ये जो मीन फ्री पाथ हमें दिया गया है, सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन लिख दिया जाए. मीन फ्री पाथ इज 1/√2π. यहां बोलिए प्लीज, कौस्तुभ बोलो जो बोल रहे हो. सिग्मा स्क्वायर एन. गुड. यह एक्सप्रेशन जो मैंने क्लास में लिखवाए हुए हैं इन्हें मेमोराइज करना होगा और जब जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो नोट्स खोलना होंगे और नोट्स खोल के इन एक्सप्रेशन को रिकॉल करना होगा, रिवाइज करना होगा. यदि सवाल पूछे जाने पर आप इन एक्सप्रेशंस को खोल के नहीं देखेंगे तो जो रिवीजन का मौका है वो आप गंवा रहे हैं. यही तो होता है चीज को रिकॉल और रिवाइज करने का तरीका. हमारा पूरे जेई की तैयारी के दौरान रिवाइज करने का तरीका ही यह होता है कि हमने जो भी कोई चीज पढ़ी है उसे हम इस तरह के सवालों के द्वारा रिकॉल करते हैं. अब हमने मीन फ्री पाथ के लिए यह एक्सप्रेशन लिखा था 1/√2π सिग्मा स्क्वायर एन. √2 कांस्टेंट है, वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है. सिग्मा स्क्वायर, डू यू नो व्हाट इज सिग्मा? कोलिजन डायमीटर. और CO2 के लिए मैंने एक नोट लिखवाया था. क्या आप में से किसी को याद है CO2 के लिए क्या नोट लिखवाया था? हाँ, मैंने खासकर CO2 की चर्चा करवाई थी और मैंने कहा था CO2 एक ऐसी गैस है जो सॉलिडिफाई हो जाती है, जिसको ठंडा करने पर जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. और ये सॉलिड में कन्वर्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच करने लगते हैं. यदि कोई सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच नहीं करने लगेंगे तो सॉलिडिफाई कैसे होगा? सॉलिड की तो कंडीशन ही यह होती है ना कि मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के काफी करीब आ जाना. तो CO2 गैस के लिए यह नोट मैंने लिखवाया था और उस नोट को हमें इस प्रॉब्लम में रिकॉल करना था, रिवाइज करना था. ध्यान रहे, ये जो चीजें मैंने क्लास में लिखवा रखी हैं किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिल पाएंगी इस तरह से जैसे मैंने लिखवा रखी. तो इनको इन्हीं प्रॉब्लम में आप अप्लाई करो. अब देखो, हम कहेंगे यह CO2 के मॉलिक्यूल्स और जब यह टकराते हैं तो एक दूसरे को बिल्कुल टच करने लगते हैं. यह कोलिजन डायमीटर, यह मॉलिक्यूल का डायमीटर और कोलिजन डायमीटर वुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. इट्स 460 पिकोमीटर और 460 इंटू 10 to the power -12 मीटर. यह हमने कोलिजन डायमीटर लिख दिया. अब डू यू नो व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब इसी समय हम इस कंडीशन पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं. PV is equal to nRT.
वंस अगेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यूनिट्स का खास ध्यान हमें रखना ही होता है। यदि गलत यूनिट सब्स्टिट्यूट करी जाएंगी तो कभी आंसर नहीं आएगा। आप एक बात सोचिए, आपने कोलिजन डायमीटर की कौन सी यूनिट ली है? आपने कोलिजन डायमीटर को मीटर्स में लिया है। तो यह जो n की वैल्यू है, यह भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब लिखना होगा। तो जो कोलिजन, तो ये जो मीन फ्री पाथ आएगा ये मीटर्स में आएगा। क्योंकि यह हमने मीटर्स में लिया है, इसलिए इसे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब लिखेंगे और उससे लैम्डा की वैल्यू, मीन फ्री पाथ भी मीटर्स में आ जाएगी। तो अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N की वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं पहले N/V लिखता हूं। N/V इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हो जाएगा P/RT। मैं N/V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। प्रेशर P जो मुझे दे रखा है मिलीमीटर में, मिलीमीटर में दिया गया प्रेशर किसी काम का नहीं है, इसको पहले एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10⁻⁻6 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर। मिलीमीटर्स में जो प्रेशर दिया हुआ रहता है उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड कर देते हैं। फिर R की वैल्यू हम रखते हैं 21 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और T के लिए हम रखते हैं 300 केल्विन। क्या इससे आप देख रहे हैं N/V की वैल्यू किस यूनिट में आ रही है? इससे N/V की वैल्यू आ रही है मोल्स पर लीटर में। 10⁻⁻6 मोल्स अपॉन 760 इंटू 8.21 इंटू 3 लीटर्स। यह जो N/V आया है 10⁻⁻6 मोल्स अपॉन 760 इंटू 8.21 इंटू 3 लीटर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ N/V। इधर से हमें मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल N है ये मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब है। तो अब N की वैल्यू में लिखता हूं 10⁻⁻6। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। दिस मच मॉलिक्यूल्स। और एक लीटर में कितने मीटर क्यूब? 10⁻³ मीटर क्यूब। इस तरह से हमने मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब लिख दिया। सवाल हो चुका है। हमको जो जो चीज डिटरमाइन करनी थी एप्रोप्रिएट यूनिट में वो हमने डिटरमाइन कर दी है। प्रॉब्लम में सारे कंसेप्ट लगा दिए हैं। अब तो सिर्फ डेटा सब्स्टिट्यूट करना है। वह डेटा इसी समय सब्स्टिट्यूट कर देता हूं
और डेटा सब्स्टिट्यूट करने के लिए आई नीड सम स्पेस। मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 की जगह 1.41, पाई की जगह 3.14, सिग्मा स्क्वायर की जगह 460 इंटू 10⁻⁻12 होल स्क्वायर। और n की यह वैल्यू कैलकुलेट करके जरा देखकर बता देंगे क्या होती है। n की इधर से वैल्यू, या अभी तो मैं सिर्फ ऐसा कैसे लिख देता हूं, 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन, जो अपॉन में है वो इधर न्यूमरेटर में देखने लगेगा 760 इंटू 8.21 इंटू 3 इंटू 10⁻³ एंड mean free path would be in meters. This is the final expression in order to obtain the answer. इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद मैं यह बार बार बताऊंगा कि प्रॉब्लम इतने आसान भी नहीं है मगर कोई बहुत कठिन भी नहीं है। प्रॉब्लम उन्हीं कंसेप्ट पर जो क्लास में मैंने बता रखे हैं, मगर उन्हें अप्लाई करते समय एक एक टर्म पर बड़े ध्यान से सोचना होता है। जैसे सारी चीजें दी हुई है, मीन फ्री पाथ निकालना है, हमें एक्सप्रेशन पता है, मगर सिग्मा क्या रखा जाए, कोलिजन डायमीटर क्या रखा जाए, इस बात पर भी सोचना है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो कैसे ऑब्टेन करा जाए, इस बात पर भी सोचना है। उसकी सही यूनिट भी सोचनी है और फिर सही से सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से जब एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर आएगा नहीं। ट्वेंटी-फोर्थ प्रॉब्लम, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर। इस प्रॉब्लम में कोई खास कलाकारी नहीं है, इसमें तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी का सिर्फ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी हमने लिख रखी है 8RT/m और आरएमएस वेलोसिटी हमने लिख रखी है √3RT/m। और इधर से हम लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी अपॉन आरएमएस वेलोसिटी इज √8/π upon √3. So RMS velocity is √3 upon √8/π into velocity, or RMS velocity is √3π/8 into average velocity, or RMS velocity √3 into 3.14/8 into average velocity की जगह लिख देते हैं 400 meters per second. This would be the RMS velocity. हाँ 26 में फर्स्ट टू में कोई प्रॉब्लम नहीं, Z11 और Z1 नहीं, Z1 तो हमने बता रखा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z1 इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है पाई सिग्मा स्क्वायर n इंटू वी एवरेज। ठीक है ना, यह तो हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड Z11
is collision frequency is the total number of collision per unit time. मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, और Z11 is the total number of collision per unit time per unit volume. ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सिग्मा में आपको कोई डाउट नहीं है, लैम्डा में कोई डाउट नहीं। लैम्डा के लिए आपको एक्सप्रेशन पता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। सिग्मा कोलिजन डायमीटर, यह बात आपको पता है कि ये क्या होती है। लैम्डा मीन फ्री पाथ, इसके लिए एक्सप्रेशन पता है, और इसे कैलकुलेट करने का तरीका मैंने पिछले प्रॉब्लम में समझा भी दिया, सिखा भी दिया। इसके बाद जो Z1 दे रखा है, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट्स डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन per unit time, and it's given by, इसके लिए एक्सप्रेशन भी हमने बता रखा है, पाई सिग्मा स्क्वायर एन इंटू वी एवरेज। जिस तरह से हमने लैम्डा में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, और इसको सब्स्टिट्यूट करते समय हमने जिस तरह से सावधानियां बरती थी, जो मैंने जो खास खास पॉइंट बताए थे, कुछ वही खास खास पॉइंट हम इधर भी अप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना आसान है, कोलिजन डायमीटर भी ऊपर से निकल जाएगा जो आया। एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिटरमाइन करते समय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब निकालिएगा, एसआई सिस्टम में निकालिएगा, ये खास बात ध्यान रखना है। और वी एवरेज भी हमने निकालना सीख रखा है। वी एवरेज के लिए एक्सप्रेशन जो हमने है वह भी एसआई सिस्टम में √8RT/πm। इधर खास बात, मॉलिक्यूलर वेट केजी पर मोल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन एसआई सिस्टम में। ये खास बात ध्यान रखते हुए हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, मोल पर मीटर क्यूब से हमने एन निकाल लिया, सिग्मा ऊपर से देख लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इससे हमको Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी मिल गई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। इसके बाद जो ने पूछा है Z11, दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। This is number of collision per unit time per unit volume. In fact, Z1 में हम वॉल्यूम डिवाइड कर दें तो वह Z11 हो जाएगा। डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, एक बार सॉल्व करने का प्रयास करना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298, प्रेशर जो एमएम में दे रखा है उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेना। पहले मैं इसको करूंगा, मुझे पता है तुम एकदम से नहीं कर पाओगे, इसमें ढेर सारी बातें हैं जो हमको कॉशियस रहते हुए अप्लाई करना पड़ेगी। मैं एक बार इसको एक स्टार्ट दे देता हूं, फिर आप करना। बी ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, बी प्रेशर दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं,
नाइट्रोजन के लिए बी होता है 4NV, 4NV0। ये मैंने लिखवा रखा है बी की वैल्यू। इस बी से और एन जो कि एवोगैड्रोस नंबर है और V0 जो कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, इससे हम रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 39.1 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। 4 एन की जगह 6.023 इंटू 10⁻23 और वी की जगह 4/3 पाई आर क्यूब। इस बी से हमें रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया। वी आर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम। बी की वैल्यू हमने 4NV0 बता रखी है, लिखवा रखी है एक्सप्रेशन। बी की वैल्यू जो दी गई है वो ले ली 4N एवोगैड्रोस नंबर। इधर से सॉल्व करके हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर नाइट्रोजन के लिए हमने एक बात बता रखी है कि नाइट्रोजन के लिए लगभग डबल वॉल्यूम होता है अबंडेंट वॉल्यूम। तो नाइट्रोजन के लिए कोलिजन डायमीटर 3R आ जाएगी। इधर से R आ गया, इस R से कोलिजन डायमीटर 3R आ गया। फिर कोलिजन डायमीटर को बिल्कुल पहले की तरह इधर सब्स्टिट्यूट करना होगा। एन की वैल्यू डिटरमाइन करने का तरीका मैंने बता रखा है, वो करना होगा। उससे आपको मीन फ्री पाथ आएगा, जो हमने 24th में करा था। बिल्कुल अब वैसा का वैसे काम करना है। इस 26th प्रॉब्लम में सिर्फ यह एक नया कंसेप्ट ऐड हो गया है, जिससे हमें बी से हमने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आर निकाल लिया, वॉल्यूम और उससे मॉलिक्यूल का रेडियस आर निकाल लिया, और उस मॉलिक्यूल के रेडियस हमने कोलिजन डायमीटर निकाल लिया। अब इसके बाद यह प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा का वैसे ही बन गया है जैसा 24th था। अब हम बिल्कुल वैसे ही एन निकालेंगे, उससे मीन फ्री पाथ, और उसी तरह से डेटा सब्स्टिट्यूट इसमें कर देंगे, उससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और एक नई चीज इन्हें और ऐड कर दी Z11, जो मैंने क्लास में या नोट्स में बताई नहीं है, मगर जब यह प्रॉब्लम आया है तो इसी समय बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। Z11, दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स Z1/V। वॉल्यूम डेटा से निकल जाएगा, जो भी कुछ वहां पर दे रखा है उससे। PV = nRT से 1 मोल ले लेंगे हम, और वॉल्यूम निकल जाएगा, वो वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर देना। Now, माइक प्लीज बंद करो, किसी का माइक चालू है। इंदौर में देखो एक बार माइक ऑफ मोड में रखो। 27th, the density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. Estimate the value of B. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन गया ये। हमें B की वैल्यू पता है 4NV0।
बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से 4nV0। 4 कांस्टेंट, n इज एवोगैड्रोस नंबर हियर। इधर जो n है वो एवोगैड्रोस नंबर है। ध्यान रहे, मीन फ्री पाथ में और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में वहां जो n था वो अलग था। ये बार बार माइक मत ऑन करो। कौन है, किसके हाथ में माइक है, जरा हाथ उठाओ एक बार। माइक बार बार ऑन मत करो ना। ये जो n है कोलिजन फ्रीक्वेंसी में और मीन फ्री पाथ में वहां जो n था वो n था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इधर जो n है बी में जो हमने 4nV0 लिखा है, दिस n इज एवोगैड्रोस नंबर। V0 इज द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हमें 4 पता है, एवोगैड्रोस नंबर पता है, V0 वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यदि हमें किसी तरह से रेडियस ऑफ ईच मॉलिक्यूल मिल जाए तो हमें मर्क्यूरी के लिए बी की वैल्यू पता लग जाएगी। और रेडियस ऑफ ईच मॉलिक्यूल हम डिटरमाइन कर सकते हैं डेंसिटी के द्वारा। डेंसिटी के द्वारा हम, क्योंकि लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी की डेंसिटी दी हुई है, लिक्विड स्टेट में सारे मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस रेडियस की वैल्यू हम डेंसिटी के द्वारा कैसे डिटरमाइन करेंगे, जरा उसके लिए लॉजिक डेवलप करते हैं इसी समय। लेट अस टेक 1 मोल ऑफ मर्क्यूरी, जो कि होएगा 200 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट मर्क्यूरी का है 200 ग्राम। 1 मोल ऑफ मर्क्यूरी लिया जो कि 200 ग्राम्स। इस 200 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी का वॉल्यूम कितना हो गया, ये डेंसिटी से आ जाएगा। दिस इज इक्वलेंट टू 200 ग्राम अपॉन 13.6 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। 1 मोल मर्क्यूरी के which is Avogadro's number of molecules। 1 मोल मर्क्यूरी के जो कि Avogadro's नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसका वॉल्यूम होएगा 200 अपॉन 13.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 4/3 n into 4/3 pi r cube. This is equal to 200 by 13.6 सेंटीमीटर क्यूब। इनफैक्ट हमें जो चाहिए वो ऐसा कैसे एक्सप्रेशन ही मिल गया। B इज, हाँ, हम मर्क्यूरी चूंकि लिक्विड है, मर्क्यूरी इट्स अ डेंस लिक्विड, वी एज्यूम दैट the intermolecular spacing in the dense liquid is negligible। गैसेस में इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग सब्सटैंशियल होती है, अप्रिशिएबल होती है, मगर लिक्विड्स में, डेंस लिक्विड्स में या सॉलिड्स में इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग को हम इग्नोर कर देंगे, उसको 0 बोल देंगे। कारण मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग को इग्नोर कर दिया।
नाउ 4 इंटू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कैसे हमें दिख रहा है? 4 इंटू 200/13.6 सेंटीमीटर। हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। नाउ आई विल सॉल्व 33rd प्रॉब्लम। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर नाइट्रोजन Z for nitrogen at -50 degree centigrade and 800 atmosphere is 1.95 and मैडम आगे ऊपर आने दो, हाँ यहां पर दीजिए, and compressibility factor at 200 atmosphere is 1.1 compressibility factor for nitrogen at -50 degree centigrade and 800 atmosphere is 1.95 and at 100 degree centigrade and 200 atmosphere it is 1.10. A certain mass of nitrogen gas occupy 1 liter at 50 degree centigrade, -50 degree centigrade and 800 atmosphere. मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय देखते हैं। Volume occupied by the same quantity of nitrogen at 100 degree centigrade and 200 atmosphere. इतनी ही नाइट्रोजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, now it's a simple problem over the concept of compressibility factor. वॉल्यूम 1 लीटर है और इसी कंडीशन पर, इसी गैस का वॉल्यूम इस कंडीशन पर क्या होगा? देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है PV अपॉन nRT. P is measured pressure, V is the volume of the gas or the volume of the vessel, N is number of moles, R is absolute temperature, T is R is absolute universal gas constant and T is absolute temperature. अब हमने एक बात देख रखी है, compressibility factor varies with pressure. नाइट्रोजन के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इट वेरीज लाइक दिस, ये ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, फॉर नाइट्रोजन एट लो प्रेशर मीन्स 10, 20, 30, 40, 50 एटमॉस्फेयर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 रहता है। मगर जैसे जैसे यह प्रेशर as it increases to 50, 100, 200, 300, 400, the compressibility factor increases. When pressure increased to 200 atmosphere, the compressibility factor it increased from 1 to 1.1. And when that pressure increases up to 800 atmosphere, the compressibility factor further increases to 1.95. ऑब्जर्व, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 200 से 800 प्रेशर हुआ
और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बढ़ते हुए 1.10, फर्दर बढ़ते हुए 1.95। सबसे पहले तो जो हमने थ्योरी में ग्राफ पढ़ा है, उस ग्राफ को इस न्यूमेरिकल डेटा के द्वारा दोबारा रिकॉल करो, रिवाइज करो। दिस इज द ग्राफ फॉर नाइट्रोजन। एट वेरी लो प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1 और वो बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा था 10, 20, 30, 40, 50 एटमॉस्फियर्स, दे आर टर्म्ड एज लो प्रेशर। इस प्रेशर की रेंज में नाइट्रोजन का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के आसपास काफी करीब ही रहता है। और जब यह प्रेशर 50, 100, 200 पर जाने लगता है, तब यह 1 से ऊपर जाने लगता है, और ये 1 से ऊपर 1.1 पर जा रहा है। और जब ये वेरी हाई होने लगता है 100, 200, 300, तब ये काफी ज्यादा जाता है। अब यह प्रॉब्लम बड़ा आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। सीधा सीधा इक्वेशन लगाना है और नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना। प्रेशर की जगह हमने लिखा 800 एटमॉस्फियर, वॉल्यूम की जगह हमने लिखा 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है। आर ऐसा कैसे लिख दूं? टेम्परेचर की जगह लिख दूं मैं 273 - 50, 223 इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज 1.95। इधर से मुझे एन आर की वैल्यू मिल गई। द वैल्यू ऑफ एन आर इज 800 अपॉन 1.95 इंटू 223। यह एनआर की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझसे पूछा गया है व्हाट इज वॉल्यूम एट दिस कंडीशन। सेम गैस सैंपल इस कंडीशन पर ली जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो मैं कहता हूं इस कंडीशन पर वंस अगेन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन लगा देता हूं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इस कंडीशन पर हुआ 1.10। इस कंडीशन पर मैं प्रेशर लिखूंगा 200, वॉल्यूम इस कंडीशन पर V डैश मुझे निकालना है, और एन आर की वैल्यू जो मैंने पहले से निकाल रखी वही रहेगी। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो एन आर की वैल्यू मैं ऐसी कैसी रख देता हूं 800 अपॉन 1.95 इंटू 223, और टेम्परेचर की जगह पर मैं रखता हूं यह टेम्परेचर इज 373। This would give me volume of the gas at this condition, and that is 1.10 into 800 into 370 upon 1.95 into 223 into 200. This is the volume of gas at this condition. जो ने पूछा है। दोबारा प्रॉब्लम को पढ़ो, दोबारा उसके सॉल्यूशन को पढ़ो। लर्निंग ऑल दोज कंसेप्ट थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज आवर मोटिव, दैट इज आवर एम। हम ऑलमोस्ट थ्योरी में जितने कंसेप्ट, जितने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, जितनी इक्वेशंस पढ़े हैं, उन सभी पर कम से कम एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को एक और बार पढ़ते हैं। The compressibility factor for nitrogen at -50 degree centigrade and 800 atmosphere is 1.95. And for the same nitrogen at 200 atmosphere and 100 degree centigrade, the compressibility factor is 1.10. If we have got 1 liter nitrogen at this condition, -50 degree centigrade and 800 atmosphere, what would be the volume of this gas sample at this condition? This was the problem. न केवल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बल्कि उस थ्योरी को रिकॉल करना है। नाइट्रोजन के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, उस ग्राफ को रिकॉल करना है और उसको इस न्यूमेरिकल फैक्टर वैल्यू उसके द्वारा वेरीफाई करना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। सीधा इक्वेशन लगाई, एनआर की वैल्यू निकाल ली, और जो एनआर की वैल्यू निकाली है वो दूसरे इक्वेशन में दोबारा लगा ली।
आज के दिन इतना ही करता हूं।